हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड। मतलब हमारे जीएस पेपर थर्ड के जो टॉपिक हैं, जो यूनिट हैं, मैंने आपको टॉपिक वाइज कवर किए हैं जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें हर साल 80 से 90 नंबर का देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हम अपनी पाठ्यक्रम पुस्तक में जाकर देखते हैं कि पुस्तक में देखते हैं कि हमारी यूनिट कौन सी है। पेपर है हमारा थर्ड और यूनिट है हमारी एट्थ, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में आपसे टू द पॉइंट बात करेंगे। अब बात करते हैं 1991 में भारत भुगतान संतुलन संकट, आर्थिक उदारीकरण जो संकट देखने को मिला हमें, उसे आर्थिक उदारीकरण के कारण प्रभाव देखने को मिला है। कारण 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में आकुशल प्रबंधन, नौकरशाही की लाल फीतेशाही, व्यापार शुरू करने संबंधी जटिलता व अधिकांश क्षेत्रों पर सरकार एकाधिकार राजकोषीय धाराएं अधिक है। मतलब इन पर अधिक से अधिक हमें देखने को मिलता है। 1991 एलपीजी रिफॉर्म, नई औद्योगिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, ये तीन नई नीतियां थी, आर्थिक नीति, जिनके बारे में हम टू द पॉइंट बताते हैं। लाइसेंस राज्य समिति, उदारीकरण की आयतन, आयात शुल्क में कमी और उदार औद्योगिक नीति, ये हमारे कुछ उदारीकरण के नीतियां हैं। और निजीकरण की क्या नीति है? बाजारों का विनिर्माण, बैंकिंग सुधार, वैश्वीकरण, विनिमय दर सुधार, एफटीटी अनुमति, उदार व्यापार नीति, ये हमारी कुछ औद्योगिक नीति हैं जिनके बारे में बात की है। और नई औद्योगिक नीति कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार उपाय, ये कुछ दो नई नीतियां हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अल्पकालिक बीओपी संकट, उच्च मुद्रास्फीति नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार व वृद्धि करना, ये हमारे कुछ स्थायित्वकारी उपाय हैं जिनके द्वारा हम काम कर सकते हैं। और संरचनात्मक सुधार उपाय, दीर्घकालिक उपाय, अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि अथवा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में सर्वगुण सुधार का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता विकसित करना। मतलब एलपीजी रिफॉर्म 1991 से स्टार्ट हुई थी, नई नीति लागू हुई थी। फ्रेंड्स, मुझे जुकाम हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं गांव में इस टाइम, तो यहाँ पे अधिक शोर देखने को मिलेगा, सुनाई आएगा आपके लिए। आर्थिक उदारीकरण, औद्योगिक क्षेत्र का विनियमनीकरण, पहला पॉइंट, अधिक उद्योग लाइसेंस व्यवस्था समाप्त हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार में कमी। अब हम बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में उदार नीति, और रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई नियंत्रक की जगह सहायक की भूमिका देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र, प्राइवेट बैंक, घरेलू व विदेशी का आगमन, एफडीआई, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन कोष आदि की भारतीय विनिमय बाजारों में निवेश की अनुमति, कर व्यवस्था में सुधार, मतलब हम जो कर लेते हैं उस व्यवस्था में सुधार, राजकोषीय नीति का सरलीकरण, करों से संबंधित जटिलताओं में कमी और व्यक्तिगत व निगमन करों में कमी देखने को हमें मिली है। और ये हमारे कुछ सुधार हैं। विदेशी विनिमय सुधार कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। रुपए का अवमूल्य, विदेशी मुद्रा अवमूल्य अधिक है और विदेशी विनियमन बाजारों में रुपए के मूल्य निर्धारण की है। सरकारी नियंत्रण के मुक्त अब बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। मतलब बाजार जो मांगती है हम उसके निर्धारण पर मुद्रा जारी करेंगे। व्यापार व निवेश नीति सुधार, मतलब हम अपने व्यापार और निवेश में क्या सुधार कर सकते हैं, हम आपके लिए टू द पॉइंट बताते हैं। स्थानीय उद्योग कार्यकुशलता में सुधार, नई प्रौद्योगिकी व नवाचारों को प्रोत्साहन, उच्च आयात प्रशुल्क में कमी और कुशलता व प्रतिस्पर्धा में अधिक, आयात लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, इज ऑफ डूइंग की ओर प्रयास, शरत और निर्यात प्रोत्साहन, एफडीआई, एफआईआई अनुमति, ये हमारे कुछ व्यापार व नीति निवेश के सुधार हैं जो आप देख सकते हैं। भारत अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव, मतलब जो हमारी भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में बात करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद व आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि। हम बात करते हैं कि 1991 में
$46 बिलियन वृद्धि दर हुई थी और 2020 से 21 में $3.5 ट्रिलियन का हमें आयात वृद्धि देखने को मिली और सकल हमारी जीडीपी अर्थव्यवस्था में अधिकता देखने को मिली है। अब सबवृद्धि दर मतलब सब 1980 से 91 5.6% और 2000 से 7 से 12 में 82% हमें देखने को सबवृद्धि दर देखने को मिली है। सेवा व विनिर्माण क्षेत्रों में की सबवृद्धि दर में अत्यधिक वृद्धि इन क्षणों में हमें सबवृद्धि दर देखने को अधिक मिली है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि मतलब प्रत्यक्ष व संस्थागत निवेश दोनों में वृद्धि हुई थी। 1990 से 91 में $100 बिलियन की वृद्धि हुई थी और 2011 से 12 में 300 बिलियन की। UNCTAD 2021 की रिपोर्ट में विश्व निवेश रिपोर्ट WRI भारत में FDI इनफ्लो उच्च स्तर पर है। 64 बिलियन 2022 में हमें उच्च दर देखने को मिली है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि 19 से 91 में 5.8 बिलियन और 2022 में 545 बिलियन की वृद्धि देखने को मिली है। विदेशी मुद्रा की बचाव व निवेश दरों में वृद्धि मतलब हम कितना बचा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं उन दरों में भी वृद्धि देखने को मिली है। 1991 में और 92 में जीडीपी का 22% वृद्धि देखने को मिली और 2019 से 20 में जीडीपी का 30.5% वृद्धि हुई है और 1991 से 92 में 22% और 2011 से 12 में 39% वृद्धि देखने को मिली है, जो वर्तमान में कुल 30% रह चुकी है। अब हम बात करते हैं निर्यात में वृद्धि व विनिर्माण सेवा व कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। हम उनके टू द पॉइंट आंकड़ों के बारे में आपके लिए बताएंगे। 1990 से 91 में 18 बिलियन की वृद्धि और विनिर्माण सेवा कृषि व उत्पाद में 2022 में 229 बिलियन की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात व वृद्धि में भारत वैश्विक वस्तुगत निर्यात में भागीदारी 1991 में 0.5% से बढ़कर 2020 में 1.8% हो गई है। अब भारत के द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेश आउटवर्ड FDI में वृद्धि विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 से $12 बिलियन का आयात कर चुका है। एग्जाम्पल ONGC विदेश लिमिटेड विदेश में तेल गैस उत्खनन परियोजनाओं में निवेश आदि हो रहा है। अब हम बात करते हैं वैश्विक स्तर आधारभूत ढांचे निर्माण मतलब विश्व स्तर पर आधारभूत ढांचों निर्माण कैसे किया जाता है, उनके बारे में आपको टू द पॉइंट बताते हैं। FDI PPM मॉडल और RD नवाचार प्रौद्योगिकी कौशल विकास रोजगार में वृद्धि जीवन गुणवत्ता सुधार व कुशल कामगार, ये हमारे कुछ ढांचे विश्व स्तर के आधारभूत ढांचे हैं जिनके द्वारा निर्माण किया जाता है। आलोचना उदारीकरण संबंधी समस्याएं मतलब हमने इनकी आलोचना उदारीकरण संबंधी समस्याओं के बारे में बात किया है, हम आपके लिए टू द पॉइंट बताते हैं। आर्थिक उदारीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक मंदी व वित्तीय संकट के प्रति सुवेद एग्जाम्पल 2018-8 में आर्थिक मंदी और 2022 में वैश्विक भू राजनीतिक संकट देखने को मिला है। रूस यूक्रेन व USA ट्यूसडे को ब्याज दर में वृद्धि के कारण भारतीय रुपये में 110 रुपये से अधिक गिरावट देखने को मिली है। $1 ₹82 और साथ में विदेशी मुद्रा भंडार में $100 बिलियन की कमी देखने को मतलब हमें $100 बिलियन की कमी देखने को मिली है अपने भारत में। विदेशी निवेश में एक बड़ा भाग विदेशी संस्थागत निवेशकों विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का होता है, जिसे हॉट मनी भी कहते हैं, जो वेल बाजार के उतार चढ़ाव के आर्थिक संकट का कारण बनता है। जॉबलेस ग्रोथ में वृद्धि रोजगार को लेकर कौशल विकास पर ध्यान नहीं, भारत में FDI के वितरण व क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या। कुल FDI का 60% से अधिक मुंबई दिल्ली बेंगलुरु चेन्नई हैदराबाद अहमदाबाद में असमानता की समस्या देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं चीन की तुलना में भारत में FDI विनिर्माण की वजह सेवा सेक्टर में अधिक है।
विनिर्माण में सेक्टर कौन कौन से सेवा सेक्टर विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में कम रोजगार है, मतलब यहाँ पे कम रोजगार देखने को मिलते हैं। अधिकांश एफडीआई बड़ी कंपनियों की प्राप्त एमएसएमई क्षेत्र की कम लाभ देखने को मिले हैं। आर्थिक उदारीकरण आरबीआई भारतीय रुपये प्रबंधन मौद्रिक नीति को लेकर चुनौतियों में है। सीएडी में निरंतर वृद्धि की समस्या है। आय व संपत्ति की विषमताओं में वृद्धि, ऑक्सफैम आसमानी रिपोर्ट, सतत व समावेशी विकास लक्ष्य में बाधा और कृषि जीडीपी व कृषि उत्पाद निर्यात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टू द पॉइंट मैंने आपके लिए नोट्स रीड कराए हैं, पढ़ाए हैं आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें और आप भी अच्छे से अपनी तैयारी करें। मैं आपके लिए एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सको। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक नोट्स का लाभ उठा पाए। टू द पॉइंट आप नोट्स कवर, और आपको अगर कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए आंसर दूंगी। और आपके लिए और जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भी सब्जेक्ट के आपके लिए नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट योर गाइड एंड फॉर यूपीएससी preparation for UPSC. Good luck. Thank you.